अब हमें पता चल गया, अभी जो कंसेप्ट करेंगे वो क्या करेंगे, एक्टिव पैसिव का क्या रोल है वर्ब के साथ, मतलब वर्ब के साथ कैसे रिलेटेड है, ठीक है, और इसको कैसे एग्जाम में टैकल करना चाहिए और इसका मीनिंग क्या होता है, ये सबसे पहले समझना है, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि कोई भी सेंटेंस लिख लिया, मैंने यहाँ पे लिखा कि आई टीच इंग्लिश। अगर मैं इस किसी से पूछूंगा कि इसका वॉइस चेंज कर दो, इसका पैसिव सेंटेंस बना दो, तो मुझे लगता है सभी बच्चे 1 सेकंड से पहले आंसर कर देंगे कि इसका जो पैसिव सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। तो हर कोई बच्चा ये बना देगा, हर किसी बच्चे को ये आता है, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन अब ये है कि हमने इसका वॉइस चेंज किया, हमने एक्टिव से पैसिव चेंज किया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं, बताऊंगा डिटेल में, चलेंगे चीजों को। मैं देखो पहले ही एक्टिव पैसिव क्यों छेड़ रहा हूं, वर्ब में क्यों छेड़ रहा हूं, ऑल्दो हमारा सारा अभी सिलेबस पड़ा है, ठीक है, क्योंकि इससे बेस क्लियर होगा आपको। जब आप चीजों को कॉम्प्रिहेंड करोगे, तो जब कोई अखबार पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, या फिर कभी आप कोई क्वेश्चन देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि उसका एक्चुअल में जो ऑथर है वो मीनिंग क्या, ज्यादा क्लियर होते जाएंगे मीनिंग्स, ठीक है। तो एक सेंटेंस में और लिखता हूं, जैसे मैंने बोल दिया, ही वेंट टू स्कूल, हमने ये सेंटेंस लिखा। अब मैं पूछूं कि इसका पैसिव क्या होगा, तो अब बताइए इसका पैसिव क्या होगा, जल्दी से बताना है, ठीक है। ही वेंट टू स्कूल, इसका पैसिव बताना है क्या है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि स्कूल वॉज गॉन टू बाय हिम, बहुत सारे बच्चे ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि स्कूल इज गॉन बाय हिम, मतलब बहुत सारे पैसिव्स बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्टिव पैसिव का आपको स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या समझ आना चाहिए, समझो। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होती है, और ये क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ये मैंने कह दिया कि एक्टिव सेंटेंस है, फॉर द मोमेंट मैंने कह दिया कि ये कैसा सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस है, ठीक है। पैसिव कैसे बनाते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है यही हमारा क्या बन जाता है, न्यू सब्जेक्ट। एग्री करते हो सारे, ठीक है, एग्री करते हो। तो कहने का मतलब बाकी सारी चीजें तो बाद में है, कि अगर आपको एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना है कभी भी, अगर आपको कभी भी एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहली जो कंडीशन है, जो एसेंशियल कंडीशन है, वो यही है कि एक्टिव सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी तो वो सब्जेक्ट बन पाएगा। और वो ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि फिर पैसिव पॉसिबल नहीं है। ये बात क्लियर होनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए यहां पे, ठीक है। अब यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं जो ऑब्जेक्ट वर्ब के होते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट वर्ब के होते हैं, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, वो 2 तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बताया था कि जो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो वर्ब को बिलोंग नहीं करते, बल्कि किसको बिलोंग करते हैं, प्रेपोजिशन को, तो उसको हम क्या लिखते हैं, पी ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना आगे से जब हम डीओ या आईडीओ लिख रहे हैं तो इसका मतलब उसका रिलेशन वर्ब के साथ है, ठीक है। आईडीओ भी अभी छोड़ दो, सिर्फ अभी अब बेसिक्स पे चलेंगे। अगर कभी भी डीओ लिख रहा हूं तो डीओ का मतलब क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर कभी पीओ लिख रहा हूं तो पीओ का मतलब क्या, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट है या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, अगर ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, फिर हमें उससे पैसिव से कोई लेना देना नहीं है। जब हम एक्टिव पैसिव बनाएंगे तो जो वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा वो वर्ब के साथ रिलेशन होना चाहिए, उसका प्रेपोजिशन के साथ नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का है, तो इसका मतलब अगर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो इसका मतलब ये जो वर्ब होनी चाहिए वो ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए, ना कि इंट्रांजिटिव। क्योंकि अगर वो वर्ब इंट्रांजिटिव होगी तो उसका मतलब उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब पैसिव भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब आप एक्टिव से पैसिव सेंटेंस तभी बना सकते हो, उन्हीं सेंटेंसेस में बना सकते हो जिन सेंटेंसेस में जो वर्ब की नेचर है वो कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट्स लिखे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सी नो पैसिव बोला बच्चे ने।
ठीक है, तो आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ आ रही होंगी कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बच्चे यहाँ पे पहले से पढ़े हुए हैं उनको तो बहुत अच्छे तरीके से आता है, जो बच्चे नहीं पढ़े हुए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहे आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो, चाहे आप एसएससी के हो, चाहे आप सीडीएस के हो, चाहे आप सीईटी के हो, नो मैटर कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, नो मैटर आप एग्जाम दे भी रहे हो नहीं भी दे रहे, ये आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। ये चीज़ें, ये बेस है, ठीक है, ये बेस है लैंग्वेज का। आपने टेंस पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, लेकिन आपको एक्टिव पैसिव के बारे में नहीं पता तो आप फिर भी मार खा जाओगे। ठीक है, तो ये सिर्फ नंबर लेने के लिए नहीं है, ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। भी समझ से जाना, ध्यान से समझना जो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जब एक्टिव पैसिव का चैप्टर आएगा फिर हम सीधा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे जोर देंगे। फिर मैं ज्यादा बेसिक्स पे नहीं जाऊंगा, फिर मैं आपको बोलूंगा यार ये वीडियो देख लो जो हमारा लेक्चर था इंग्लिश का, तो उसको वहीं से रिवाइज कर लो। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो हमें एक बात सीखने को मिली, क्या बात सीखने को मिली कि अगर हमें कभी भी एक्टिव से पैसिव जाना है तो जो वर्ब है उसके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वो ऑब्जेक्ट ही क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट बनेगा। मैं यहाँ पे प्रूव कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो कि जो टीच है यहाँ पे इंग्लिश है, जो इंग्लिश यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब क्या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो इसी वजह से ये वर्ब ट्रांजिटिव है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसका। और जो ऑब्जेक्ट था वही हमारा क्या बन गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो अभी तक कुछ बच्चों को सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन है कि अगर मैं पूछूं कि पहला सेंटेंस, जो हमने पहला सेंटेंस लिखा, ठीक है, और हमने यहाँ पे ये दूसरा सेंटेंस लिखा, मैं पूछूं पहले सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, ये इंग्लिश। मैं दूसरे सेंटेंस में पूछूं ऑब्जेक्ट कौन है, वो इसी इंग्लिश को ही ऑब्जेक्ट कहते रहते हैं। नहीं मेरे भाई, वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो सब्जेक्ट है सेंटेंस में। ये बात आपको समझनी है। ये वर्ब लिखी हुई है, ये वर्ब से पहले लिखा हुआ है, इंग्लिश की बात की जा रही है यहाँ पे। इतनी बात समझ आ गई। तो इस सेंटेंस में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इंग्लिश नहीं है, वो कोई और है, वो भी बाद में सीखेंगे, वहां तक अभी जाना नहीं है। हमारा मेन मोटिव क्या है, इस वर्ब के कंसेप्ट को समझना। राइट, इतनी बात क्लियर होगी। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर कभी भी आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो उस वर्ब के पास अपना एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो पैसिव सेंटेंस में जाके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, यहां पे लिख लो। ठीक है, थर्ड सेंटेंस ये हो गया। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस यहां पे लिख लो, ही रिटर्न्ड माई बैग। पैसिव बनाना, एक सेकंड से पहले बना दोगे, क्या बना दोगे, माई बैग वॉज रिटर्न्ड बाय हिम। बना दिए ना, क्यों, कैसे बना, रियलाइज करो। माई बैग यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो माई बैग यहाँ पे क्या बन गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरे भाई तभी बनेगा अगर वहां पे ऑब्जेक्ट गिवन होगा। अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा तो सब्जेक्ट कैसे बनाओगे। क्लियर, चलो इतनी बातें, छोटी छोटी बातें जो है हमने क्लियर की। आगे आ जाओ। हमने यहाँ पे लिखा हुआ ही वेंट टू स्कूल। जब हमने लिखा कि ही वेंट टू स्कूल तो बस मुझे इतना बता दो कि ये एक वर्ब है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है या वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि टू ए प्रेपोजिशन होती है, ये बात सबको पता है, हमें बहुत टाइम हो गया पढ़ते हुए। ठीक है, बचपन से ये बातें पता है कि टू प्रेपोजिशन है, विद प्रेपोजिशन है, इन प्रेपोजिशन है, ऑन प्रेपोजिशन है, तो टू प्रेपोजिशन है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट जो है, ये नाउन जो है टू के बाद लिखा हुआ है तो इसका मतलब टू का ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये जो वर्ब लिखी हुई है, इस वर्ब के पास अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर वर्ब के पास अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये वाली जो वर्ब होगी इसको हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका मतलब इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। गो वर्ब हमेशा ध्यान रखना कि जो गो वर्ब होती है वो इंट्रांजिटिव होती है। जो वेंट है गो की फॉर्म है ना, बात समझ आ गई। ठीक, तो गो वर्ब कैसी होती है, इंट्रांजिटिव होती है। तो जब हमने लिखा ही वेंट टू स्कूल तो हम इसका पैसिव बना नहीं सकते। ठीक है, चाहे आपने बुक्स में या कहीं पे भी कोई वेबसाइट्स में लिखा हो स्कूल इज गॉन बाय हिम, तो वो सब बकवास है। ठीक है, पैसिव बनाने की आड़ में हम कुछ भी बना देते हैं। ठीक है, एक्चुअल में होता नहीं। इतनी बात समझ आ गई। ठीक, तो जब इतनी बातें समझ आ गई तो छोटी सी बात समझ आ गई कि जब भी एक्टिव पैसिव बनाना होगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ही बनेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पता चल गया एक्टिव पैसिव कब बनेगा कब नहीं बनेगा। ठीक, अब मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, यहां पे मैं लिख लेता हूं फिफ्थ क्वेश्चन, ही रिटर्न्ड होम। मैंने बोला ही रिटर्न्ड होम, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका पैसिव बनाना, जल्दी से बना दो इसका पैसिव, जो भी बनेगा बनाओ फटाफट, जो भी पैसिव बनेगा जल्दी से बना। क्लियर है, ठीक है यार, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो कहने का मतलब आप एक्टिव पैसिव भी तभी सीख सकते हो अगर आपको वर्ब अच्छे से आता है, ठीक है। और उसके बाद नरेशन भी मैं आपको सिखाऊंगा, जो नरेशन में जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो भी तभी सीख पाओगे अगर वर्ब आता है अच्छे तरीके से। वर्ब का मतलब क्या है, वर्ब में अच्छे तरीके से पता है कौन सी वर्ब ट्रांसिटिव है, कौन सी वर्ब इंट्रांसिटिव है, ठीक है। चलो, तो हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे ये हम होम को आगे ले आएंगे, है ना, होम इज रिटर्न बाय हिम, तो ये मीनिंग चेंज हो जाएगा, मीनिंग बकवास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न जो लिखा हुआ है और यहाँ पे रिटर्न का मतलब लिखा हुआ है वो बहुत डिफरेंट है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है लैंग्वेज में कि किसी भी वर्ड की फेस वैल्यू नहीं, फंक्शन की वैल्यू होती है। यहाँ पे रिटर्न का मतलब क्या है, यहाँ पे रिटर्न का मतलब क्या है, टू गिव बैक। क्या यहां पे रिटर्न का मतलब गिव बैक है? यहां पे रिटर्न का मतलब क्या है, टू गो बैक। तो यही बातें हमें सीखनी है, ठीक है। वोकैबुलरी का मतलब हिंदी जानना नहीं होता, वोकैबुलरी का मतलब होता है उसकी डिटेल आपको मतलब पता होना चाहिए, तभी बातें बनेंगी। तो वही मैंने बताया, ठीक है, जो गिव होती है ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसी वजह से आपने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट लिख लिया। लेकिन मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो गो वर्ब होती है वो इंट्रांजिटिव होती है, जब इसका मतलब ही गो बैक है तो इसका मतलब ये वर्ब भी इंट्रांजिटिव है। तो फिर होम कैसे लिख लिया, मैंने आपको बताया था कि जब भी उसके बाद ऑब्जेक्ट्स होंगे या तो व्हाट का रिप्लाई होंगे या होम का रिप्लाई होंगे। क्या ये व्हाट का रिप्लाई है? नहीं। क्या ये होम का रिप्लाई है? नहीं। क्या यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई है? बिल्कुल है। ही आई टीच व्हाट? इंग्लिश। आई टीच व्हाट? इंग्लिश, व्हाट का रिप्लाई है। ही रिटर्न्ड व्हाट? माई बैग, व्हाट का रिप्लाई है। तो ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। ही रिटर्न्ड व्हाट? होम। यहाँ पे रिटर्न का मतलब क्या है, गो बैक। तो यहाँ पे जो है व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं है, ये यहाँ पे किसका रिप्लाई है, वेयर का रिप्लाई है। तो इसका मतलब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आपको ऐसे नहीं समझ आया तो आप इमेजिन करके देखो, यहाँ पे होम की जगह पे हेयर लिखा होता, तो हेयर लिखा होता, क्या हेयर वर्ड का रिप्लाई हो सकता है? नहीं। जैसे हेयर वेयर का रिप्लाई है, ठीक है, वैसे ही होम भी वेयर का रिप्लाई है। दोनों ही किसी प्लेस का रेफरेंस दे रहे हैं। होम भी होम टाउन हम कहते हैं, होम किसी मतलब बिल्डिंग का नेम नहीं होता। अगर यहाँ पे आपने कोई बिल्डिंग बना ली, ठीक है, तो आपने कह दिया कि ये बिल्डिंग का नाम होम है, तो गलत है। उस बिल्डिंग को हम क्या कह सकते हैं, हाउस। तो बिल्डिंग को कभी भी होम नहीं कह सकते, ठीक है। रेजिडेंस, अच्छा मैंने बोल दिया रेजिडेंस वर्ड यूज किया, क्या रेजिडेंस बिल्डिंग का, बिल्डिंग को रेजिडेंस कह सकते हो? रेजिडेंस रेफर्स टू दैट प्लेस वेयर यू लिव। तो सिमिलरली होम रेफर्स टू द प्लेस वेयर यू लिव, ठीक है। इसी वजह से होम टाउन कह सकते हैं हम, ठीक है। होम टाउन का मतलब क्या, द प्लेस वेयर यू लिव, ठीक है। तो क्या उस शहर का नाम है? नहीं। कहने को तो हम कुछ भी बना ले, मीनिंग कुछ भी बना ले, निकालने को तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं, ठीक है। तो ये बात हमको समझनी थी। तो इस यहाँ पे अगर आप पैसिव बना दोगे तो वो मीनिंग गलत हो जाएगा, मतलब मीनिंग नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे होम, तो हमें पता चल गया कि ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये इसका पैसिव पॉसिबल नहीं है। तो छोटी छोटी बातें जो है हमें समझ आ गई, क्लियर, ठीक। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक्टिव पैसिव के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। टेंस पढ़ा दिया, सब कुछ कर लिया, ठीक। अब सारी चीजें काम आएंगी बेटा, ठीक है। तो भाग नहीं सकते आप कहीं पे कि सर मुझे ये आता नहीं है, ये नहीं पढ़ा यार, या फिर कुछ, कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। कोई स्कोप नहीं है कि अब आप एक्सक्यूज दो। चलो, अब मुझे बस इतना बता दो कि जब हमने पहला सेंटेंस लिखा और हमने दूसरा सेंटेंस लिखा, इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है या डिफरेंट है, ये सोच के बताना। यू हैव 10 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलो, टाइम ओवर। तो अब आपने बताना है कि इसका मीनिंग सेम है या डिफरेंट है।
नो बस सेम, ठीक, सेम आंसर आया बच्चों का, बहुत अच्छी बात है। तो इन दोनों का मीनिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है। जो मीनिंग पहले सेंटेंस का है वही मीनिंग दूसरे सेंटेंस का है। मतलब हमें एक चीज और सीखने को मिली कि जो मीनिंग एक्टिव सेंटेंस कन्वे करते हैं वही मीनिंग पैसिव सेंटेंस कन्वे करते हैं। इन टर्म्स ऑफ मीनिंग, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मीनिंग। क्या अब इनका स्ट्रक्चर भी सेम है? नहीं, इसमें जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, तो इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एक्टिव इज नॉट इक्वल टू पैसिव। बेसिकली भाषा में दो ही चीजें तो होती हैं, एक सेंटेंस, एक मीनिंग, एक स्ट्रक्चर, एक मीनिंग, ठीक है। हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं पहले दिन से, ठीक है। ये बातें भी हमें समझ आ गई। तो हमें पता चल गया, एक और चीज पता चली, जब भी हम एक्टिव पैसिव लिखते हैं तो उनका मीनिंग सेम होता है, हमेशा ही मीनिंग सेम होता है। अगर उनका मीनिंग डिफरेंट है तो इसका मतलब वो उसका एक्टिव नहीं है या फिर वो उसका पैसिव नहीं है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसी वजह से जो बच्चों ने कभी एक्टिव पैसिव के रूल्स नहीं पढ़े होते, जो उनको लगता है कि रूल्स याद करने पड़ेंगे, फिर भी वो एक्टिव पैसिव सही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसके आधार पे सही करते हैं? मीनिंग के आधार पे। और मीनिंग कहां से आता है? उनके कॉम्प्रिहेंशन से। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब वो रीडर बहुत अच्छे होते हैं। अब अपना मतलब पढ़ता के देखना इस बात को, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्टिव पैसिव सही करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने जिंदगी में कभी एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ा होता, क्योंकि उनको मीनिंग की नॉलेज होती है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो है एक सेंटेंस दे दिया, अब इसके नीचे 4 सेंटेंस लिखती है, मैं आपसे पूछ लूंगी कि इनका मीनिंग किस, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसका मीनिंग इसके इक्विवेलेंट है, तो आपको एक्टिव पैसिव पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ये सेंटेंस सॉल्व कर दोगे, आई एम डैम श्योर। और जो बच्चा एक्टिव पैसिव के रूल्स के पीछे भागता है वो बच्चा कभी ये बात एडमिट नहीं कर पाता कि इन दोनों के मीनिंग सेम है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि दोनों के मीनिंग जो है वो बिल्कुल डिटो है, बिल्कुल सेम है। ऑलमोस्ट सेम नहीं, सेम है प्रिंस, देयर इज अ डिफरेंस। ऑलमोस्ट सेम नहीं है, सेम है, बिल्कुल सेम मीनिंग है, ठीक है। हाँ, तो ऑलमोस्ट सेम आपने किस भाषा में कहा, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। एक छोटा सा डिफरेंस है, हाँ, एक बच्चे ने बिल्कुल सही कहा, ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, बस मैं वो बताना चाहता हूँ, ठीक है। और वो आंसर है उस चीज का कि एक्टिव पैसिव की हमें जरूरत क्यों पड़ी। जब मैं एक सेंटेंस को इस तरीके से लिख सकता था तो मैंने उसको कॉम्प्लेक्स करके क्यों लिखा, जब मैंने सेम मीनिंग ही निकालना था। तो व्हाई वी नीड एक्टिव पैसिव, व्हाई डू वी नीड एक्टिव पैसिव, हमें वॉइस की जरूरत क्यों पड़ी, हमें वॉइस क्यों चेंज करना पड़ा, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मुझे इस सेंटेंस की वॉइस चेंज करनी है? क्योंकि जो चेंज करके लिखूंगा उसका मीनिंग भी तो सेम ही होगा। हाँ, अब सभी बच्चों ने एक्टिव पैसिव पढ़ लिए, ठीक है। मतलब आपने पूरे अपने रूल्स याद कर लिए, पूरा जोर दे लिया आपने, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं सीखा कि एक्टिव पैसिव हम पढ़ क्यों रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, कि आप एक्टिव पैसिव क्यों पढ़ रहे हो, बताओ भाई। ठीक है, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझना। पहले सेंटेंस में समझना ध्यान से, ठीक है। पहले सेंटेंस में स्ट्रक्चर का डिफरेंस तो समझ आ रहा होगा, ठीक। तो एक बार स्ट्रक्चर में समझा देता हूं। पहले सेंटेंस में ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका मतलब ये एक एक्टिविटी है। अगर ये एक एक्टिविटी है तो या तो डूइंग होगी या हैपनिंग होगी। फिर ये हैपनिंग तो हो नहीं सकती क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब कभी हैपनिंग नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब ये वर्ब डूइंग होगी। अगर ये वर्ब डूइंग है तो इसका मतलब इसका कोई डूअर भी होगा ना, कोई डूअर, ठीक। अब इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन है? आई। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। इतनी बात समझ आई? अच्छा, हमने देखा कि इसका डूअर भी आई है, तो इसका मतलब जो इसका सब्जेक्ट है वही क्या है? डूअर है। इतनी बात समझ आ गई? जो सब्जेक्ट है वही क्या है? डूअर है। एक छोटी सी बात समझ आई। चलो, अगर इसका कोई डूअर है तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो कोई रिसीवर भी तो होगा। इसका रिसीवर कौन है? एक्शन के इफेक्ट को रिसीव करने वाला कौन है? ये। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है? रिसीवर। इक्वेशन समझ आ गई? ठीक। चलो यहां पे आ जाते हैं नीचे वाले सेंटेंस में। अब इस सेंटेंस में आप नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो कि यहां पे इंग्लिश लिखा हुआ है। अब क्या इंग्लिश यहां पे डूअर है? नहीं, इंग्लिश यहां पे डूअर नहीं है। इंग्लिश यहां पे क्या है? रिसीवर। अच्छा, क्या इंग्लिश यहां पे ऑब्जेक्ट है? नहीं, इंग्लिश यहां पे सब्जेक्ट।
तो नीचे वाले सेंटेंस में हमने देखा कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर ना होके रिसीवर हो गया, डूअर ना होके क्या हो गया, रिसीवर। बस इतना सा हमें जानना है अभी, ठीक है, फिलहाल बाद में, उसके बाद में देखेंगे। और यहाँ पे इसका जो आगे स्ट्रक्चर है वो भी सारी चीजें बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होता है, वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होता है, वर्ब, ठीक है। और उसके बाद जो उसका इंपॉर्टेंट वर्ड होता है दैट इज सब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कभी लिख लेते हैं और ऑब्जेक्ट तो कभी नहीं भी लिखते, ऑब्जेक्ट तो दगा दे जाता है कभी कभी, सेंटेंस तो यहाँ पे भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब वर्ब और सब्जेक्ट, ठीक है। तो यही मैंने आपको क्लॉज में पढ़ाया था कि वर्ब और सब्जेक्ट होने चाहिए किसी भी चीज़ में, ठीक। तो इस पहले सेंटेंस में जो हम ये बात कह रहे हैं, तो हम ये इस बात पे स्ट्रेस कर रहे हैं, इस बात पे जोर डाल रहे हैं, मतलब सामने वाले को जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है वो ये देनी है कि काम किसने किया। ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक। जब इतनी बात समझ आ गई तो सेकंड थिंग पे आ जाओ। और अब लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, नीचे वाले सेंटेंस में हम इस चीज पे जोर दे रहे हैं कि काम किस चीज के ऊपर हुआ या फिर काम क्या हुआ, व्हाट इज द वर्क डन, या फिर बाय whom was इट डन, ये बात हम कह सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। जब आप एक्टिव सेंटेंस किसी से कन्वे कर रहे हो तो यू आर स्ट्रेसिंग ऑन हु हैज डन इट, राइट, एंड व्हेन यू आर राइटिंग अ पैसिव सेंटेंस यू रेफर्स टू समथिंग दैट हैज रिसीव्ड द एक्शन, या यू रेफर टू समथिंग दैट हैज बीन डन, मतलब जो एक्टिविटी हुई है उस बात पे स्ट्रेस किया जाता है, या फिर इस बात पे स्ट्रेस किया जाता है कि उस एक्शन का रिसीवर कौन है। रिसीवर को हमने प्रायोरिटी दे दी, ऊपर वाले में हमने डूअर को प्रायोरिटी दे दी। तो छोटी छोटी बातें और क्लियर होंगी कि एक्टिव और सेंटेंस पैसिव में छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो हमने सीखा, ठीक है। चलो, तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि पैसिव सेंटेंस कब यूज करना है, जब हमें रिसीवर पे स्ट्रेस करना हो। कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं लाइफ में, बहुत बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि जब हमें ये नहीं पता होता कि इस एक्शन का डूअर कौन है, लेकिन हमें ये पता होता है कि इस एक्शन का रिसीवर कौन है या फिर एक्टिविटी क्या हुई। फॉर एग्जाम्पल आप बस में कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, बस है, मेट्रो है, ठीक है, आप कहीं पे जा रहे हो और आपने ये बोर्ड की बस, ठीक है, आपकी डेस्टिनेशन आ गई और आपने ये लीव कर दी, ठीक है, आपने बस को लीव कर दिया। और जब आपने लीव किया और आप घर पे आ गए, ठीक है, तो आपने रियलाइज़ किया कि मेरा वॉलेट नहीं है या फिर मेरा बैग नहीं है, ठीक है। तो जब आपने ये बात बोली कि मेरा वॉलेट नहीं है, मेरा बैग नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आपने बोला कि मेरा बैग चोरी हो गया या मेरा वॉलेट चोरी हो गया, आपने ये बात बोली। तो आप सोच के देखो कि आपने क्या बोला कि मेरा वॉलेट चोरी हो गया। वॉलेट चोरी हो गया का मतलब क्या है कि आपको ये पता है कि काम किस चीज़ के ऊपर हुआ, लेकिन आपको क्या ये आपको पता है कि किसने वो काम किया, नहीं। तो उस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में फिर हमें कौन सा सेंटेंस यूज करना पड़ेगा, पैसिव सेंटेंस। तो इसी वजह से हमने एक्टिव पैसिव की इन्वेंशन की। समझ आ गई बात। तो जब हमें रिसीवर पे स्ट्रेस करना होता है फिर हम कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं, पैसिव सेंटेंस। अगर मुझे इस बात पे स्ट्रेस करना है कि काम किसने किया तो एक्टिव सेंटेंस। तो जैसे मैंने आपको बोला कि वॉलेट चोरी हो गया, तो वो कैसे लिखेगा, और ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है। सब्जेक्ट बस मुझे इतना बता दो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डूअर है या फिर रिसीवर है, तो अब तो इतना तो दिमाग सबका खुला होगा, इतना तो बता सकते हो भाई कि ये जो लिखा हुआ है ये डूअर नहीं है बल्कि ये रिसीवर है। और अगर सब्जेक्ट रिसीवर है तो मैंने आपको बता दिया कि वो सेंटेंस कैसा होता है, पैसिव सेंटेंस। कहानी समझ भी आ रही है या फिर ऊपर से जा रही है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आपका बेस बने, लैंग्वेज में बेस बन जाए। तो अगर लैंग्वेज में बेस बन जाएगा तो मज़ा आ जाएगा।
ठीक है। तो कि कोई स्टूडेंट है कॉलेज में, ठीक है। अभी इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना, ठीक है, कैसे पता चला ये पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। सिर्फ सब्जेक्ट से पता चल गया, और भी तो गलतियां हो सकती हैं, और भी बहुत सी सारी चीज़ें सीखने वाली। जस्ट अभी स्टार्टिंग है, लेवल 1 है, बिगिनर लेवल है, इंटरमीडिएट आएगा, फिर मॉडरेट आएगा, हार्ड आएगा, एडवांस्ड आएगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारे लेवल्स आएंगे, ठीक है। तो अभी बिगिनर है। ठीक है, अच्छी बात है यार, आपको समझ आ रही है। तो अभी आप एक बार सोचो इसको, जो मैंने लिखा, टेक योर टाइम, टेक 10 सेकेंड्स टू रिवाइज ऑल दिस, जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया। सोचो इस चीज़ के बारे में कि ये बातें समझ आई। अगर कोई डाउट है तो फिर आप पूछो, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। टेक योर टाइम। मैं इतना इंक भर लेता हूँ। ठीक है, चलो। तो मुझे लगता है कि आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा इसको लेकर, है ना। और हमारी क्लास का टाइम भी 15 मिनट रह गए, तो हम इसको सम अप करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि एक्टिव कब यूज़ करेंगे, पैसिव कब यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी सेंटेंस के एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पे हमने देखा कि ये वाले सेंटेंस में हमने देखा कि ये जो वर्ब लिखी हुई है, सॉरी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, डूअर है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, डूअर है, ठीक है। और हमने देखा कि अगर सब्जेक्ट डूअर है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा रिसीवर है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस एक्टिव है। ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव है। वो देखना भूल जाओ कि बाय लगा होगा तो वो पैसिव वगैरह, वो सारी चीज़ें काम नहीं आने वाली, ठीक है। मैं ऐसा सेंटेंस लिखूंगा, एक्टिव सेंटेंस में बाय लिख दूंगा, ठीक है। फिर कर लेना जो करना होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ को याद मत रखो, ठीक है, क्योंकि वो आधी अधूरी नॉलेज है, ठीक है, और फिर बाद में दिक्कत होगी आपको, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप देखो ऊपर वाले सेंटेंस में हमने लिखा कि जो माई बैग वॉज रिटर्न बाय हिम, तो क्या माई बैग यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, क्या ये रिसीवर है? अगर ये रिसीवर है तो हमें समझ आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा कि ये पैसिव सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होने लग गया, ठीक है। चलो, अब बस एक बात और बतानी है, और यहाँ तक कोई दिक्कत है मैं फिर से कह रहा हूँ, पूछ लीजिए। चलो, ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ें समझ आ गई। अब चलो एक एग्जांपल और दे देता हूँ। अब मैं बोलूँ कि ठीक है, कोई कॉलेज में एक बच्चा है, स्टूडेंट है, ठीक है, कॉलेज में पढ़ता है, और उसने ना कुछ मिस्टेक वगैरह कर दी, लेट आया, कुछ हो गया, तो उसको बोल दिया गया कि तुम्हें फाइन लगेगा। क्लर्क ने बोला, एडमिन ने बोला, किसी ने भी बोल दिया, क्लास टीचर ने बोल दिया कि तुमको फाइन लगेगा, ठीक है। अब जब उसने ये बात बोली कि तुमको फाइन लगेगा, ठीक है, तो क्या ये बात बताना जरूरी है कि कौन फाइन लगा रहा है? नहीं, वो अंडरस्टूड है वहां पे, वो वहां पे अंडरस्टूड है कि फाइन किसने लगाना है, ठीक है। लेकिन क्या बात इंपॉर्टेंट है कि फाइन कौन लगा रहा है, फाइन किसको लग रहा है? फाइन लग रहा है ये बात इंपॉर्टेंट है, फाइन किसको लग रहा है ये बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बात अंडरस्टूड है कि फाइन कौन लगा रहा है। बात समझ आ रही है? तो उस केस में भी हम कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे? पैसिव सेंटेंस यूज करेंगे, ठीक है। अब किसी ने कोई चोरी कर ली, ठीक है, तो उसको बोला कि तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, ठीक है, तुम गिरफ्तार हो जाओगे। तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंफॉर्मेशन जो आप लिसनर को बता रहे हो वो क्या क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है? डूअर बताना या फिर ये बताना कि क्या हो रहा है? हमें ये बताना इंपॉर्टेंट है कि क्या हो रहा है। ये तो अंडरस्टूड है ना कि पुलिस ही करेगी, और कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर तो करेंगे नहीं, टीचर तो करेगा नहीं, कोई स्टूडेंट तो करेगा नहीं, कोई सिविलियन तो करेगा नहीं, पुलिस करेगी, ऑब्वियस बात है।
बात समझ आ रही है? तो जब हम कह रहे हैं कि जब हमें डूअर्स कई बार अंडरस्टूड होते हैं या फिर हमें डूअर पे स्ट्रेस नहीं करना होता, हमें रिसीवर पे स्ट्रेस करना होता है या फिर एक्टिविटी क्या हो रही है उस बात पे स्ट्रेस करना होता है, उस केस में हम पैसिव सेंटेंस का यूज करते हैं। अब जैसे मैंने ये बताया कि माई वॉलेट हैज बीन स्टोलन, अब क्या मुझे इस सेंटेंस में डूअर पता है? नहीं, तो मैं क्यों मैं एक्टिव सेंटेंस के पीछे मत्था मारूं, क्योंकि वहां पे तो मुझे डूअर भी लिखना पड़ेगा, तो वहां पे तो कुछ भी हो सकता है जब मुझे पता ही नहीं। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा माई वॉलेट हैज बीन स्टोलन, क्योंकि इस बात पे स्ट्रेस किया जा रहा है कि क्या हो रहा है और किस पे काम हुआ। अगर आपको ये बात मेंशन करनी भी है तो कर सकते हो, किसके द्वारा ये काम हुआ। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? बाय समबडी। क्या अब somebody क्या है? इसी वजह से इसको इंडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। इंडेफिनेट का मतलब दैट इज नॉट डेफिनेट, ये किसी ऐसे नाउन के लिए यूज किया जा रहा है जो नाउन अननोन है, जो नाउन इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट नाउन को रिप्लेस करने वाला क्या हो जाएगा? इंडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, तो इतनी बातें मुझे लगता है समझ आ गई होंगी। अब एक बात और सीखनी है, उसके बाद बाकी सारी बातें जो करेंगे वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, वो क्या है समझ लो। हमने बोला कि इन दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, बस मुझे इतना बता दो कि पहले सेंटेंस का जो टेंस है वो मैं बता देता हूँ, दूसरे सेंटेंस का जो टेंस है ये आप लोग बताओगे। ठीक है, तो पहले सेंटेंस का जो टेंस है वो मैं बता देता हूँ कि इसका टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब दूसरे सेंटेंस का टेंस बताना है, किसका टेंस कौन सा है, ये आपकी जिम्मेवारी है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा गया, मतलब ट्राई करो फटाफट। बी फास्ट। लास्ट नाइट आई सॉ अ घास्टली एक्सीडेंट। एक बच्चे ने एक VSS सीरीज पे कमेंट किया था, वो कमेंट मतलब उसका ग्रामेटिकली रॉन्ग था, मीनिंग कुछ और निकल रहा था। जो बच्चा लिखना चाहता था वो मीनिंग तो मैं समझ गया था, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो विपन था शायद। ठीक है, चलो देखते हैं, मैं सेंटेंस देख के बता दूंगा ग्रुप पे। ठीक है, तो अब आपने ये सेंटेंस का टेंस बताना है सेकंड का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं, कि इसका टेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका टेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये कैसे? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हमने आज तक ये पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो या तो V1 यूज़ करते हैं या V1 प्लस एस या ES यूज़ करते हैं, ये स्ट्रक्चर पढ़ा हमने तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन यहाँ पे तो इसके बाद कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ अभी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे हो गया? वही एक्टिव पैसिव है। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी तक सिर्फ आप इसी चीज़ को रिवाइज करो। फिलहाल मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जब मैंने इतनी बात कह दी कि दोनों का मीनिंग सेम है, अगर सेंटेंसेस दोनों का मीनिंग सेम है तो इसका मतलब दोनों का टेंस भी सेम होगा। बस फ़र्क छोटा सा है, वो क्या फ़र्क है वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में, जैसे कि कल जो वीडियो आएगी उसमें स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। और आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो आज की जो क्लास है हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।